Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics, and this is a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months, and this is 38th lecture in which we will solve questions of exercise 8.2। तो इसमें हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, और एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले थोड़ा सा हम उसके थ्योरी को देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है और कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं, ये हम थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो इसमें क्या है, एक्सरसाइज 8.2 में सबसे पहले फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। किसी चीज़ में परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, ये इसका ज़रूरत कब पड़ेगा। सपोज कर लो कि किसी चीज़ में कुछ इंक्रीज हो, मान लेते हैं कि पॉपुलेशन है। सपोज हम करते हैं कि अभी किसी आपके एरिया का पॉपुलेशन इतना है, 10,000 है। अब अगर कहे कि पॉपुलेशन 10% इंक्रीज कर गया है तो पॉपुलेशन अब कितना हो गया, तो इंक्रीज का ज़रूरत यहाँ पड़ेगा कि इंक्रीज परसेंटेज दिया हुआ है तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, परसेंटेज में दिया हुआ। सपोज कर लो 10% दिया हुआ है, या कह ले कि अभी किसी पेंडेमिक के वजह से लोगों का सैलरी 15% तक कम हो गया है तो वो डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हम कैसे निकालेंगे। सपोज कर लेते हैं कि अभी के लिए लोगों का एवरेज सैलरी हम मान लेते हैं कि 60 तो ज़्यादा हो जाएगा, 30,000 मान लेते हैं कि एवरेज सैलरी है, सपोज करते हैं। तो उसमें से हम ऐसा करते हैं कि पेंडेमिक के वजह से लोग का सैलरी 15% तक कम कर दिया गया, 15% डिक्रीज कर दिया गया है, तो कितना हो गया अब सैलरी। इस तरह का क्वेश्चन है, ये निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो ओरिजिनल है उसी में 10% उसका इंक्रीज हुआ है तो इसका पहले हम 10% निकालते हैं कि आखिर इंक्रीज कितना हुआ। तो इंक्रीज का वैल्यू जो होगा, अगर हम यहाँ पे दिया हुआ कि 10% इंक्रीज है, ये इंक्रीज जो है परसेंटेज में है, हमें एक्चुअल वैल्यू में चाहिए अगर इंक्रीज, तो क्या हो जाएगा 10% ऑफ दिस वैल्यू, इसका 10% इंक्रीज हुआ तो हम ये ऐसे लिखते हैं। उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। तो 10% के बदले हम क्या लिखते हैं, 1/100, ऑफ के बदले हम मल्टीप्लिकेशन का साइन देते हैं और यहाँ पे आ जाता है 10,000। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाता है, इसका 1 0 यहाँ कैंसिल हो गया, मतलब कि 1000 जो है इंक्रीज हुआ। अब हम सपोज कर लेते हैं कि पॉपुलेशन 10,000 था, उसमें 10% इंक्रीज हुआ, तो 10% ये तो इंक्रीज हुआ, 1000 इंक्रीज हुआ। फाइनली हो कितना गया है, अगर पूछेगा कि अब वहाँ का पॉपुलेशन क्या हो गया है, तो पहले 10,000 था, उसमें से 1000 इंक्रीज हुआ, मीन्स 11,000 अब वहाँ का पॉपुलेशन हो गया। अगर हम सैलरी की बात करें कि सैलरी में 15% डिक्रीज है, तो ये तो 30,000 ओरिजिनल सैलरी था, उसमें 15% डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज जो हमें दिया है वो परसेंटेज में दिया है, तो हम वैल्यू में फाइंड आउट करेंगे कि डिक्रीज हुआ कितना। तो क्या हो जाएगा, 15% ऑफ इस अमाउंट का 15% डिक्रीज हुआ है, तो ये अमाउंट हम यहाँ पे लिख लेंगे। अभी हम सोल्व करेंगे, 15 परसेंटेज के बदले क्या होता है, 1/100 होता है, परसेंटेज के बदले 1/100 होता है। परसेंटेज जो साइन है इसको अगर हम हटाते हैं तो 1/100 हम लिखते हैं। ऑफ के बदले मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, 30,000 तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इसको हम अगर सोल्व करेंगे, 2 0 यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 3 जा 45 और 1 0 2 0, इतना मीन्स क्या हुआ, इतना सैलरी डिक्रीज हुआ है। अभी इतना सैलरी फाइनल सैलरी ये नहीं है, इतना डिक्रीज हुआ सबका सैलरी, मीन्स सबका सैलरी अगर जो पहले 30,000 था अब उससे 4500 माइनस कर देंगे, मीन्स अब लोगों का सैलरी कितना बच गया, 25,500 रुपीज़। तो इस तरह से हम इंक्रीज या डिक्रीज की बात करेंगे इस चैप्टर में। अब क्या है, फाइंडिंग डिस्काउंट, डिस्काउंट फाइंड करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो इसमें से करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आर्टिकल है जिसको आप खरीदने जा रहे हैं, उसमें कुछ डिस्काउंट ऑफर किया गया है कि 10% 15% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं आपको। 10,000 सपोज 1,000 का है, या चलो 2,000 का कोई आर्टिकल है, 2,000 का आप एक जीन्स खरीद रहे हैं, सपोज एक ब्रांडेड जीन्स, 2,000 उसका MRP है, उसमें ये बता रहा है कि आपको 20% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट 20% लिखा हुआ है। तो आखिर में वो आपको जो आर्टिकल है वो कितने का मिलेगा ये पता करना है। तो ये डिस्काउंट का वैल्यू जो है परसेंटेज में दिया हुआ है, ये रुपीज़ में नहीं है, तो हम पहले रुपीज़ में निकालेंगे कि डिस्काउंट होगा कितना। तो डिस्काउंट क्या है, दिया है 20%, तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, 20% जो डिस्काउंट है वो किसका है, इस MRP का। ये अगर जो MRP है, MRP वो रेट जो लिखा हुआ है उसका 20% डिस्काउंट है, तो 20% ऑफ 2,000 ऐसे लिखा रहेगा। ये लिखा नहीं रहेगा, ये बताया जाएगा आपको, 2,000 MRP लिखा हुआ है और डिस्काउंट बस बता दिया आपको कि 20% डिस्काउंट है। तो इसको हम क्या करेंगे, 20% के बदले हम 1/100 लिखते हैं, ऑफ के बदले मल्टीप्लिकेशन का साइन
और 2000 को हम ऐसे लिख लेते हैं। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। 10 इसको कैंसिल कर दो, 10 यहाँ से कैंसिल कर देंगे। 200 इंटू 2 मीन्स 400 का यहाँ पे डिस्काउंट हुआ। 400 में नहीं मिलेगा वो कपड़ा आपको, वो भी जो आर्टिकल है वो 400 का डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट का वैल्यू हम रुपीज़ में निकाल रहे हैं। जो 20% डिस्काउंट था उसका वैल्यू कितना हुआ, मीन्स 400 का डिस्काउंट होगा। अब आपको वो मिलेगा कितना में, 2000 का था डिस्काउंट, 400 का हो गया इसमें। तो आपको जो आर्टिकल मिलेगा वो 2000 माइनस डिस्काउंट 400 मीन्स 1600 में आपको मिलेगा। मीन्स इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अगर इसको के लिए अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल प्राइस जो होगा, ठीक है, या सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस कह लो, सेलिंग प्राइस, चलो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, MRP माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि अगर हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है तो MRP माइनस उसमें जो डिस्काउंट होगा एक्चुअल अमाउंट में, परसेंटेज में नहीं, उसको हम माइनस कर देंगे, तब हमारा सेलिंग प्राइस होगा कि इस पे हमें मिलेगा, हम खरीद सकते हैं किसी आर्टिकल को। अगर पूछा कि डिस्काउंट कितना हो रहा है, डिस्काउंट वाले को हम अगर इस टर्म को इधर लेके आ जाएं, ये माइनस में है, इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। डिस्काउंट इधर हो गया, डिस्काउंट लेफ्ट साइड लेके आ गए, ये हो गया MRP माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर पूछे कि डिस्काउंट का वैल्यू क्या है तो क्या होगा, डिस्काउंट क्या होगा, जो MRP है और जो सेलिंग प्राइस है उसको माइनस कर देंगे तो वो डिस्काउंट हुआ। ये यहाँ पे कैसे हुआ, सपोज कर लो दुकानदार बोलते, आपने आर्टिकल में देखा कि 2000 MRP लिखा हुआ है, आपने पूछा कि कितने का मिलेगा ये सामान, तो वो बोला कि सही आपको 1600 का मिल जाएगा। तो MRP था 2000 माइनस वो बोला कि सेलिंग प्राइस हम 1600 में आपको दे देंगे, तो 1600 हम माइनस कर देंगे तो क्या आ गया 400। ये क्या हो गया, 400 उसने डिस्काउंट किया। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि डिस्काउंट 400 किया है। अगर अब इससे आपको डायरेक्ट जानना है कि डिस्काउंट जो है परसेंटेज में आखिर उसने कितना किया है, हम बैक साइड से यहाँ पे चल के देख रहे हैं कि अगर जो MRP 2000 लिखा हुआ था, आपने देख लिया कि 2000 MRP है, आपने उससे पूछा ये कितने का मिलेगा, उसने बोला कि 1600 का मिलेगा। तो 2000 में 1600 माइनस कर दिए, MRP में जो सेलिंग प्राइस है वो माइनस करेंगे तो हमारा डिस्काउंट आ गया कि 400 का एक्चुअल में ये डिस्काउंट दे रहा है। अब डिस्काउंट 400 है तो ये डिस्काउंट हम जानना चाहते हैं कि परसेंटेज में कितना दे रहा है, परसेंटेज डिस्काउंट क्या है, एक्चुअल परसेंटेज डिस्काउंट अगर ये जानना है तो हम क्या करते हैं, डिस्काउंट डिवाइडेड बाई MRP इंटू 100, इस फॉर्मूला को हम यूज करते हैं। अब इस फॉर्मूला का क्या मतलब, ये फॉर्मूला हम हमेशा क्या सब चीज़ के लिए अलग अलग फॉर्मूला याद रखेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमें किसी भी चीज़ का जब परसेंटेज निकालना होता है तो जिस चीज़ का परसेंटेज निकालना है उसको हम ऊपर लिखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना है उसको नीचे लिखते हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इतना करने के बाद जो वैल्यू आता है वो हमारा परसेंटेज आता है हमारे पास कि इतना परसेंटेज होगा। अब इस सिचुएशन में अगर हम देखना चाहें कि परसेंटेज, अभी जब पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया था तो क्या पता चला था कि 20% डिस्काउंट भी मिल रहा था। तो देखते हैं कि क्या इस फॉर्मूला से 20% आ रहा है हमारे पास या नहीं आ रहा, तो वो देखते हैं करके कैसे होगा। डिस्काउंट हमारा कितना यहाँ से कैलकुलेट करके आया था 400, तो 400 ऊपर लिख देंगे। MRP क्या है 2000, तो हम नीचे लिख देंगे 2000 इंटू 100 लिखते हैं और परसेंटेज लिखते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, 4 5 जा 2000, अब 5 20 जा 100, तो क्या हो गया 20%। ठीक है, इस तरह से हमारा आ गया कि हाँ वो 20% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। तो इस तरह से हम डिस्काउंट का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, या डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है तो हमें एक्चुअल प्राइस जो हमें पे करना होता है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे हम जब डिस्काउंट किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज हो या प्रॉफिट परसेंटेज हो, लॉस परसेंटेज हो, तो यहाँ पे अगर सपोज डिस्काउंट परसेंटेज की जगह पे हमें फाइंड आउट करना होता है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। सपोज आप एक आर्टिकल खरीदते हैं 2000 का, उसको 2200 में बेच देते हैं, और अब आपको जानना है कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो अगर 2000 का कोई सामान खरीद के 2200 में बेच रहे हैं तो 200 का फायदा हुआ, तो जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को हम यहाँ लिखेंगे, जिसका परसेंटेज चाहिए होता है उसको हम यहाँ लिखेंगे, तो प्रॉफिट को यहाँ लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितने में हमने खरीदा था, मतलब हम कितना पैसा इन्वेस्ट करके 200 का फायदा कमा रहे हैं, तो यहाँ पे वो लिखेंगे 2000, फिर यहाँ लिख देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन दे सकते हैं। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तब परसेंटेज का साइन देते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन किसी के माइंड में आएगा कि हम अपनी मर्जी से 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, परसेंटेज का साइन क्यों देते हैं। तो वो इसलिए देते हैं कि डिस्काउंट बाय MRP अगर हम लिख रहे हैं, उसके बाद क्या है, इस जो ये वैल्यू है इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो जो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं वो यहाँ पे दिख रहा है, और जो 100 से डिवाइड करते हैं वो 1/100 को हम परसेंटेज लिखते हैं हमेशा। जैसा कि हमें
अगर यहाँ पे हम क्या कर रहे थे 20%, तो 20 इंटू परसेंटेज के बदले 1/100 लिख रहे थे, और यहाँ पे उसी का उल्टा करते हैं, 1/100 हम पहले से यहाँ पे लिखते हैं, उस 1/100 को हम परसेंटेज के साइन के रूप में चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ है। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो, परसेंटेज लॉस निकालना हो या डिस्काउंट निकालना हो, सारा इसी फॉर्मूला से सारा कुछ आ जाएगा। परसेंटेज लॉस निकालना होता है तो क्या होता है, यहाँ पे लॉस होता है डिवाइडेड बाई कितने पैसे पे वो लॉस हो रहा है, वो इंटू 100%, इस तरह से निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ हो गया यहाँ सीखने वाली बात है। और क्या है सीखना इसमें, एस्टिमेशन ऑफ परसेंटेज, प्राइस, बाइंग, फाइंडिंग, कॉस्ट प्राइस। तो इस तरह से ये इसका इतना थ्योरी था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। इस थ्योरी से, इतना थ्योरी से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा इस चैप्टर का। अब थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूजन होगा तो वो कन्फ्यूजन क्वेश्चन से आपका दूर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मैन गोट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। एक इंसान है, उसका सैलरी क्या है 10% इंक्रीज हुआ है, और सैलरी 10% इंक्रीज होने के बाद अब उसका सैलरी है 1,54,000। 1,54,000 सैलरी बढ़ने के बाद है, तो पहले उसका सैलरी क्या था ये हमें फाइंड आउट करना है। इंक्रीज इन सैलरी दिया हुआ है, परसेंटेज में क्या है 10% इंक्रीज हुआ है, 10% इंक्रीज है, और न्यू सैलरी जो इंक्रीज होने के बाद हुआ है वो दिया है 1,54,000। तो ये कह रहा है कि ओरिजिनल सैलरी उसका क्या था ये फाइंड आउट करना है। ओरिजिनल ये कितना था ये बताना है। तो अब क्या है, ओरिजिनल सैलरी क्या था ये हमें नहीं पता, तो और न्यू सैलरी दिया हुआ है, तो हम एक चीज़ सिचुएशन को हम समझने का कोशिश करते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। इसका कुछ सैलरी रहा होगा पहले, उस सैलरी में से 10% इंक्रीज हुआ होगा, और जो पहले वाला सैलरी हुआ होगा जो था और जो इंक्रीमेंट हुआ, दोनों को जब ऐड कर दिए तब ये 1,54,000 आया होगा। ऐसे ही हुआ होगा, पहले कोई सैलरी होगा उसका 10% इंक्रीज हुआ, तो जो इंक्रीमेंट आया वो प्लस जो ओरिजिनल सैलरी था वो दोनों को ऐड करने के बाद ये वैल्यू आ रहा है। तो जो पहले का सैलरी था जो हमें नहीं पता, हम उसी को पहले मान लेंगे। इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका होगा। एक तो हम मान लेंगे कि इसका स्टार्टिंग सैलरी क्या है, अदरवाइज डायरेक्ट भी बनाते हैं। तो डायरेक्ट वाले मेथड में क्या है बहुत चेंज होता है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से आपको चलना पड़ेगा। तो इसलिए हम अभी एक ऐसे मेथड से चलते हैं जिस मेथड से हर एक क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद जब आपको क्वेश्चन बनाना आ जाएगा तो उसके बाद आप खुद ट्राई करने लग जाएंगे कि बिना हम और इनिशियल जो भी सैलरी है चाहे जो भी वैल्यू है उसको बिना हम एज्यूम किए हम कैसे बना सकते हैं वो आपको पता चलने लगेगा। तो अभी हम चलते हैं एक ऐसे मेथड से जिस मेथड से हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए मान लेते हैं कि लेट हिज ओरिजिनल सैलरी इज एक्स। कोई भी वेरिएबल मान लेंगे, एक्स वाई जेड पी क्यू कुछ भी मान लो, मान लेते हैं कि उसका ओरिजिनल सैलरी एक्स है। अगर उसका ओरिजिनल सैलरी एक्स है तो ये क्या कह रहा है कि इंक्रीज इन सैलरी 10% हुआ है। तो इंक्रीज इन सैलरी वो परसेंटेज में दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल मनी के टर्म्स में हम बात करें तो वो सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो वो हम निकालेंगे इंक्रीज इन सैलरी। वो कितना होगा 10% इंक्रीज हुआ है। तो 10% किसका, जो उसका ओरिजिनल सैलरी है उसी में तो इंक्रीमेंट मिला है। तो ओरिजिनल सैलरी का 10% इंक्रीज हुआ, तो 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी उसका क्या है एक्स। 10% ऑफ एक्स इंक्रीज हुआ है, इतना इंक्रीमेंट हुआ है, तो इंक्रीमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। परसेंटेज के बदले हम लिखते हैं 1/100, ऑफ के बदले मल्टीप्लीकेशन का साइन और एक्स यहाँ पे ऐसे आ गया। अब क्या है 10/100 कितना होता है, 1 0 1 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा x/10। इसको हम सोल्व करेंगे तो बन जाएगा x/10। अब क्या हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, उसका इतना सैलरी था और सैलरी इतना था पहले से और इतना उसका सैलरी बढ़ाया गया है, तो न्यू सैलरी क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा। सो न्यू सैलरी क्या हो जाएगा, न्यू सैलरी इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स पहले से था उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, एक 10% इंक्रीमेंट हुआ जो कि x/10 है। इंक्रीमेंट होने के बाद इंक्रीमेंट का वैल्यू है जो अमाउंट के टर्म में इतना है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे अगर जो, तो x + x/10 क्या होगा, एलसीएम लेंगे इन दोनों। यहाँ x/1 है, 1 और 10 का एलसीएम 10,
इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस एक्स 11x बाई 10। मतलब कि अगर जो इसका ओरिजिनल सैलरी x होता तो उसका न्यू सैलरी कितना होता 11x बाई 10 होता इस इंक्रीमेंट के साथ। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसका न्यू सैलरी तो इतना है, मीन्स ये सैलरी और ये सैलरी बराबर होना चाहिए। ये एक वेरिएबल के टर्म में है और ये एक्चुअल अमाउंट के टर्म में है। तो इन दोनों को जब हम इक्वल कर देंगे तो हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, न्यू सैलरी दिया हुआ है, ये है न्यू सैलरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, सो 11x बाई 10 इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू होगा 11x बाई 10 वेरिएबल के टर्म में यही वैल्यू इसके बराबर होगा, क्योंकि ये भी क्या है, न्यू सैलरी है और ये भी क्या क्या कर रहा है कि न्यू सैलरी यही था। तो इसको हम इसके इक्वल कर देंगे 1,54,000। अब इसको हम सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो x इक्वल्स टू क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 यहाँ डिनोमिनेटर में है, राइट साइड जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये 1,54,000 है, 10 डिनोमिनेटर में है, राइट साइड जाएगा तो न्यूमरेटर बन जाएगा, और एक 11 जो है न्यूमरेटर में है तो राइट साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, इतना टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। मीन्स इसको हम काट रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, इसको आपको रफ में सोल्व करना है। तो 14,000 इंटू 10 क्या हो गया 1,40,000। मीन्स x का वैल्यू इतना हो गया, पहले इसका इतना सैलरी था, ठीक है। मीन्स 1,40,000 इसका सैलरी था, इसमें 10% इसका इंक्रीज हुआ तो इसका 10% क्या हो जाएगा 14,000। अब 14,000 इसमें इंक्रीज हुआ तब इसका न्यू सैलरी बन गया 1,54,000। तो इस तरह से अपना फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसको दोबारा बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह से अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। संडे को 845 पीपल जू गए थे। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग जू ऑन मंडे। संडे को छुट्टी होती है सबकी, तो संडे को 845 पीपल जू गए और मंडे को सिर्फ 169 पीपल गए, तो कितना परसेंट डिक्रीज आया है विजिटर्स में, मंडे को कितना डिक्रीज आया है ये बताना है। तो क्या है, नंबर ऑफ विजिटर्स, नंबर ऑफ संडे, संडे को कितना है 845 ही है ना, 845, और मंडे को है 169। है, तो ये क्या कह रहा है कि कितना परसेंटेज का डिक्रीज हुआ है, परसेंटेज डिक्रीज ऑन मंडे, वो कितना है ये बताना है। तो परसेंटेज डिक्रीज निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले डिक्रीज निकालना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था थ्योरी में कि अगर डिस्काउंट निकालना है तो परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है तो पहले हम डिस्काउंट निकालते हैं, फिर डिस्काउंट डिवाइडेड बाय जिस वैल्यूज़ पे वो डिस्काउंट मिला वो लिखते हैं, इंटू 100% लिखते हैं। पर अगर जो प्रॉफिट हुआ है तो क्या लिखते हैं, जो प्रॉफिट हुआ है अमाउंट में वो ऊपर लिखते हैं, उसके बाद जिस अमाउंट के इन्वेस्टमेंट से वो प्रॉफिट हुआ उसको हम नीचे लिखते हैं, इंटू 100% लिखते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या परसेंटेज डिक्रीज अगर निकालना है मंडे को, तो मंडे को आखिर पहले डिक्रीज कितना हुआ है पहले हम वो निकालेंगे, ठीक है। तो पहले निकालेंगे डिक्रीज ऑफ विजिटर्स ऑन मंडे, वो कितना हो जाएगा 845 संडे को आया था और मंडे को 169 ही सिर्फ आया। तो 845 में से 169 माइनस कर देंगे तो 15 में से 9 गया, कितना हो गया 6, 13 में से 6 गया 7, और ये बच गया 7, 7 में से 1 गया 676 का डिक्रीज आया है। मतलब संडे को जो आया था और मंडे को जो आया है इसमें इतना का डिफरेंस है, इतना डिक्रीज आया, इतना कम विजिटर आया मंडे को। तो परसेंटेज डिक्रीज अब क्या होगा, परसेंटेज डिक्रीज इक्वल्स टू क्या होगा, डिक्रीज डिवाइडेड बाई संडे के रेस्पेक्ट में हमें बताना है कि संडे से कितना परसेंट डिक्रीज हो गया मंडे को। तो लिखेंगे संडे का विजिटर्स
जिसके रिस्पेक्ट में हमें परसेंटेज निकालना है उसको हम नीचे लिखते हैं इनटू 100%। ये यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा। तो डिस्काउंट डिक्रीज कितना हो गया, 676 का डिक्रीज हुआ, इतना कम आया है। संडे के रिस्पेक्ट में हमें डिक्रीज पता करना था कि संडे से कितना परसेंट कम आया। तो संडे का विजिटर कितना है, 845 इंटू 100%, इतना होगा। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो कितना से कट जाएगा, ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से, चलो 5 से कर लेते हैं। 5 1 जा 5, ठीक है, 20 टाइम्स ये कट गया, ये 13 से कट रहा है, फिर 13 से 4 टाइम्स कट गया, 4 इंटू 20 मीन्स 80% का डिक्रीज आया है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब क्या है कि संडे को इतना आया था, मंडे को इतना आया, तो डिक्रीज कितना हुआ, इसमें से इसको माइनस कर दिए, 676 का डिक्रीज हुआ। 676 कितना परसेंट है संडे वाले विजिटर्स का, तो डिक्रीज जितना हुआ 676 डिवाइडेड बाई संडे का जो विजिटर है, नीचे लिखेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज का साइन दे देंगे, मीन्स 80% का डिक्रीज हो गया मंडे को, विजिटर्स में 80% का डिक्रीज आया है मंडे को। तो इस तरह से अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। आई होप कोई कन्फ्यूजन ना हो, अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट में बताना, मैं फिर से इसको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर जो समझ में नहीं आएगा तो हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल फॉर 2400 रुपीज एंड सेल्स देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। एक शॉपकीपर है, उसने 80 आर्टिकल खरीदे हैं 2400 में, और पूरे आर्टिकल्स को जब बेचा है तो उसको 16% का प्रॉफिट हुआ है। तो 16% के प्रॉफिट पे टोटल आर्टिकल को बेच दिया, लेकिन अब वो पूछ रहा है कि एक आर्टिकल को आखिर उसने कितने में बेचा, ये हमें बताना है। तो क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल आर्टिकल, ये गिवन है 80, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितना है जिसमें उसने खरीदा है, वो है 2400। अब 2400 है, अगर जो हम इससे देखें कि 2400 में उसने 80 आर्टिकल खरीदा है, तो यहाँ से ऐसे ही आपको समझ में आ रहा है कि एक आर्टिकल उसने 30 रुपीज़ का खरीदा है। अब एक आर्टिकल अगर उसने, मैं ऐसे ही रफ में बता रहा हूँ, अच्छा पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। टोटल आर्टिकल क्या कितना है, 80, टोटल कॉस्ट है 2400, प्रॉफिट कितना है 16%, ये गिवन है। अब ये पूछ क्या रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल क्या होगा, ये इसको बताना है, हमें बताना। तो अगर हम इसको हम जैसे सोल्व करेंगे वो भी सोल्व करेंगे, लेकिन पहले आप ऐसे ही देखो, डायरेक्ट हम बिना कैलकुलेट किए इसको बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। 80 आर्टिकल उसने खरीदा 2400 रुपये में, तो एक आर्टिकल का प्राइस कितना हो गया खरीदने का, एक आर्टिकल को उसने कितने में खरीदा है, 2400 डिवाइडेड बाई 80 कर देंगे, तो 1010 यहाँ चला गया, 240 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, मीन्स एक आर्टिकल उसने 30 रुपये का खरीदा है, 30 रुपीज़ का। प्रॉफिट कितना, 16% ही है ना, 16% का प्रॉफिट है, ठीक है। तो एक आर्टिकल यहाँ से अगर हम इन दोनों इससे कंपेयर करें कि एक आर्टिकल आखिर उसने खरीदे कितने में थे, तो 30 रुपये का एक खरीदा था। अब क्या है, हर अगर जो पूरे आर्टिकल को 16% के प्रॉफिट पे बेचा होगा, तो एक आर्टिकल भी तो 16% का प्रॉफिट पे बेचा होगा। तो 30 रुपीज़ का एक आर्टिकल है, अगर इतना का तो है, अब इस पर 16% का प्रॉफिट लेगा, तो प्रॉफिट इसमें ऐड कर देंगे 16%। इसको इससे सॉल्व कर देते हैं, ये क्या हो गया, 16 3 जा 48, 30 प्लस ये कितना हो गया 48, 4.8 हो गया। अगर इसको हम ये कर दें तो 40.8 डायरेक्ट आंसर आ गया कि 34.8 रुपीज़ में एक आर्टिकल उसने बेचा होगा। लेकिन हम यहाँ पे ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे चलते हैं। टोटल क्या है, टोटल इसका जो कॉस्ट है 2400 है, ठीक है। तो टोटल आर्टिकल 16% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो प्रॉफिट कितना निकाला इसने, प्रॉफिट ऑन ऑल आर्टिकल्स, टोटल प्रॉफिट वो कितना होगा, 2400, 16% प्रॉफिट है, 16% ऑफ 2400 में खरीदा था सारे 80 आर्टिकल्स को, और उसमें 16% का प्रॉफिट लिया। तो हम पहले प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे कि आखिर उसने प्रॉफिट कितना कमाया। 16% के बदले 1/100, ऑफ के बदले मल्टीप्लिकेशन का साइन, यहाँ पे 2400, 2020 चला गया, 16 इंटू 24 कितना हो जाता है
554 इतना हो गया। अगर हम इसको सोल्व कर लिए तो 554 आया। मीन्स क्या है, 2400 का उसने खरीदा था और 544 रुपये के प्रॉफिट पे उसने टोटल आर्टिकल्स को बेच दिए। तो सेलिंग प्राइस ऑफ टोटल आर्टिकल क्या हो जाएगा, टोटल आर्टिकल मीन्स 80 आर्टिकल। 2400 का खरीदा था और 544 रुपये के प्रॉफिट पे बेचा है। मीन्स 544 रुपीज़ ज़्यादा में बेचा होगा टोटल को। ये कितना हो गया, 2944। आई होप ये कैलकुलेशन गलत ना हो। 16 चौक 64 बाकी 6, 16 दिन 32। ओह ये तो गलत है। ₹384 के प्रॉफिट पे, सॉरी ये है 384 के प्रॉफिट पे बेचा है। तो ये कितना हो गया, इतने रुपीज़ में टोटल 80 आर्टिकल्स को बेचे हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ टोटल आर्टिकल क्या है, 2400 का खरीदा था, उसमें 384 रुपये के प्रॉफिट पे बेचा है। मतलब इतना ज़्यादा में बेचा होगा, मीन्स इतना में बेचा है ये। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ये है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल ये पूछ रहा है। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा, टोटल इतना में बेचा है 2784 रुपये का, और हमें फाइंड आउट करना है एक का। इतना में बेचा है 80 आर्टिकल, तो 80 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 34.8। ठीक है, ये हो जाएगा इतना रुपीज़, ये हो जाएगा आंसर। मतलब कि क्या है, एक आर्टिकल उसने 34.8 रुपीज़ का बेचा होगा, तब जाके इसको 16% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन में क्या करा, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,500। एक आर्टिकल है, कोई भी आर्टिकल है, उसका कॉस्ट कितना था 15,500। 450 रुपीज़ वेयर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयरिंग। उसको रिपेयर कराने के लिए 450 रुपीज़ उस पर खर्च आए। मतलब कि 15,500 का कोई आर्टिकल किसी ने खरीदा और उसको रिपेयर करवाना पड़ा, क्योंकि वो सेकेंड हैंड होगा, तो उसमें 450 रुपीज़ का उसमें और कॉस्ट खर्च, उसमें और खर्च आया रिपेयरिंग में। उसके बाद क्या किया, इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15% फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मतलब एक आदमी है, उसने क्या किया, 15,500 का एक आर्टिकल खरीदा, उस पर उसने रिपेयरिंग में 450 रुपीज़ और खर्च किए। मीन्स उसका एक्चुअल कॉस्ट बढ़ गया। 15,500 का खरीदा और 450 और उसमें खर्च किया, तो दोनों मिला के उसका कॉस्टिंग हो गया, टोटल कॉस्ट उसका बढ़ गया। अब उसको वो 15% के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, कॉस्ट क्या है 15,500। ठीक है, रिपेयरिंग में कितना खर्च किया 450, 15,500 450 स्पेंड, टोटल प्रॉफिट 15% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा ये हमें बताना है। मीन्स कोई इंसान है, वो क्या करता है, कोई सेकेंड हैंड सामान खरीदता है, उसको डेंटिंग पेंटिंग जो भी कराना हो एकदम न्यू की तरह उसको बना देता है कुछ खर्च करके, और उसको प्रॉफिट पे बेच देता है। सपोज कर लो कि कोई बाइक है, सेकेंड हैंड बाइक खरीदा, उसको बनवाया, ग्रेसिंग व्रेसिंग करवा के, उसके बाद फिर कुछ प्रॉफिट पे बेच दिया। इस तरह का वो काम कर रहा है। तो ये बता रहा, इसमें बताना ये है कि आखिर उसने जब 15% के प्रॉफिट पे बेचा उस आर्टिकल को, तो आखिर उसने कितने में बेचा है वो। ठीक है, तो ये कॉस्ट जो है ये तो खरीदने का कॉस्ट है, लेकिन इसमें रिपेयरिंग में इतना लगा था, एक्चुअल कॉस्ट उसका कितना हो गया। अब हम पहले एक्चुअल कॉस्ट निकालेंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल वो कितना हो जाएगा, 15,500 में ख़रीदा था और उसके रिपेयरिंग में लगा दिया 450 रुपीज़, मीन्स कितना हो गया 15,950 रुपीज़। इतना रुपया उसका टोटल कॉस्ट हो गया। ठीक है, अब क्या है, ये इसका कॉस्ट हो गया। अब प्रॉफिट अगर कमाता है तो इसी कॉस्ट पे, इस इन्वेस्टमेंट पर ही तो पाएगा। तो जो हम प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट यहाँ परसेंटेज में दिया है, अब हमें अमाउंट में उस प्रॉफिट को फाइंड आउट करना होगा। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 15% दिया है, तो 15% ऑफ विच अमाउंट, 15% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, जितना उसको लगा इस पे वो 15% का प्रॉफिट लेगा। मतलब कि इस पे नहीं या इस पे नहीं, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो टोटल कॉस्ट आया, एक्चुअल कॉस्ट, उस पे वो 15% का प्रॉफिट कमाएगा। तो प्रॉफिट हो जाएगा 15% ऑफ 15,950 रुपीज़।
तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू 15, परसेंटेज के बदले हम लिखते हैं 1/100, तो 15/100 हो गया ऑफ 15,950। एक जीरो इससे कैंसिल कर देते हैं, बाकी एक जीरो इसको रहने देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके एक अंक के बाद हम डेसिमल दे देंगे। ये कितना हो जाएगा, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, डिवाइडेड बाई 100 जब डिवाइडेड बाई 10, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो एक अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा। मीन्स क्या हुआ, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, मतलब 2392.50 मीन्स 2392 रुपया 50 पैसा का प्रॉफिट वो कमाएगा। 15,950 रुपये का उसका इन्वेस्टमेंट है और इतना प्रॉफिट लेना है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कोस्ट प्राइस जो भी है, कोस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, जो खर्च किया उसमें जो प्रॉफिट लेंगे, अगर दोनों को जोड़ेंगे तभी सेलिंग प्राइस आएगा। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो गया 15,000, कोस्ट प्राइस 950, इतना टोटल कॉस्ट हुआ था। इसमें प्रॉफिट इसको लेना है 2392.50 मीन्स 2392 रुपया 50 पैसा। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 5050 हो गया, ये 202 हो गया, 9 और 5 14, 1 बच गया, 10 3 13, 1 बच गया, 8 हो गया, 1 हो गया। मीन्स अब वो जो बेचा है इसको, वो बेचा है 18,342.50 मीन्स 18,342 रुपया और 50 पैसे का उसने उस आर्टिकल को बेचा होगा, उसको इतना में बेचना पड़ गया, इतना में उसको बेचना होगा, ठीक है। 18,342 रुपीज़ 50 पैसे का उसको बेचना पड़ेगा उस आर्टिकल को, तब उसको 15% का प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, कोस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, जो हम कॉस्ट लगा है और जो प्रॉफिट कमाएंगे तो उससे ज़्यादा में बेचेंगे तभी प्रॉफिट कमाएंगे। अगर सपोज यहाँ लॉस वाला केस होता तो सेलिंग प्राइस क्या होता, कोस्ट प्राइस माइनस लॉस, ठीक है। क्यों, अगर जो आप सपोज कोई सामान 500 रुपये का खरीदते हैं, अगर बेचने के बाद बेचना है और 100 रुपये का नुकसान हो जाए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर लॉस हुआ है तो 400 में बेचेंगे, 400 में बेचेंगे तब लॉस होगा, तो कॉस्ट प्राइस 500 होता, माइनस 100 करते तब 400 आता। तो लॉस के केस में सेलिंग प्राइस क्या होता, कोस्ट प्राइस माइनस लॉस। लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, कोस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो कोस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इसको ऐड कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये हो गया अपना सेलिंग प्राइस, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। इस तरह से अपना ये 4th क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 5th क्वेश्चन में कह रहा है, वीसीआर एंड टीवी वेयर बाउट फॉर 8,000 ईच। एक वीसीआर क्या होता है, डीवीडी प्ले, जो डीवीडी प्लेयर होता है, उसी तरह से पहले एक वीसीआर आता था, उसमें मोटा वाला कैसेट लगता था। उसको एक कोई है एक इंसान जिसने एक वीसीआर खरीदा है और एक टीवी खरीदा है, दोनों 8,000 का है, दोनों अलग अलग 8,000 का, मीन 16,000 में दोनों खरीदा है। अब क्या, द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर को उसने 4% लॉस पे बेच दिया। और क्या है, एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी, और टीवी को 8% के प्रॉफिट पे बेचा है। फाइंड द गेन और लॉस % ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो 8,000 का दोनों खरीदा था। अब क्या है, उसके बाद एक को 4% के लॉस पे बेच दिया, दूसरे को 8% के प्रॉफिट पे बेचा है। तो ये पूछ रहा है कि अल्टीमेटली उसको कितना का प्रॉफिट या कितने का लॉस हुआ है, ठीक है। तो हम क्या है, कॉस्ट ऑफ वीसीआर वो क्या है 8,000, कॉस्ट ऑफ टीवी क्या है, वो भी 8,000 है। क्या बता रहा है, लॉस ऑन वीसीआर 4% और प्रॉफिट हुआ है ऑन टीवी पे प्रॉफिट हुआ 8% का। तो फाइनल प्रॉफिट और लॉस, हमें नहीं पता कि एक को प्रॉफिट पे एक को लॉस पे बेचने के बाद अल्टीमेटली उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है, कि अल्टीमेटली उसको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों का सेपरेटली हम फाइंड आउट करेंगे कि आखिर सेलिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। तो टोटल कॉस्ट, जो टोटल इसका कॉस्ट है टीवी और वीसीआर पे, ये तो हमें पता है कि 8 + 8 16,000। टोटल
कोस्ट इक्वल्स टू क्या है 8,000 प्लस 8,000, 8,000 प्लस 8,000 इक्वल्स टू 16,000 उसका खर्च लगा था दोनों को खरीदने में। 8,000 का ये खरीदा था, 8,000 का ये खरीदा था, मीन्स टोटल था 16,000 उसको खर्च लगा था खरीदने में। अब क्या कह रहा है, लॉस ऑन वीसीआर। तो अब हम लॉस ऑन वीसीआर निकालेंगे। वो क्या है 4%। 4% लॉस हुआ वीसीआर पे, तो वो 4% किसका है, वीसीआर जितना में खरीदा है उसी का 4% लॉस होगा। तो 4% ऑफ 8,000 का खरीदा था, उसमें से उसका 4% लॉस हुआ है। तो लॉस कितना हो गया, 4% के बदले हम 1/100 लिखते हैं ऑफ 8,000। 2020 चला जाएगा, 80 इंटू 4, 320 रुपये का लॉस हुआ है। 320 रुपीज़ का लॉस हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, प्रॉफिट कितना हो गया है, प्रॉफिट ऑन टीवी वो क्या है 8% ऑफ टीवी 8,000 का खरीदा था, उसको 8% के प्रॉफिट पे बेचा है। तो 8% ऑफ 8,000 होगा, ये क्या होगा 8/100 इंटू 8,000। तो ये क्या होगा 2020 यहाँ से चला जाएगा, 80 इंटू 8, 640 रुपीज़। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो यहाँ पे वैल्यू आया है। वीसीआर पे उसको 320 रुपये का नुकसान हुआ है और टीवी पे 640 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है या ज़्यादा नुकसान हुआ है, ऑब्वियस है ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट अल्टीमेटली उसको इतना का नुकसान हुआ और इतना का जो प्रॉफिट वाला वैल्यू है वो ज़्यादा हुआ। तो प्रॉफिट कितना हुआ, इतना में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो फाइनल प्रॉफिट हमें यहाँ से पता चल जाएगा। अब यहाँ से हमें कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है। अगर हम सिर्फ लॉस और प्रॉफिट से हम कंपेयर कर लें तो इससे भी हमें पता चल जाएगा कि फाइनल प्रॉफिट जो है यहाँ से पता चल जाएगा। फाइनल प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 640 का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे और लॉस हुआ है 320 का, इतना का लॉस हुआ इतना का प्रॉफिट हुआ, तो अल्टीमेटली तो प्रॉफिट ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा 320 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें फाइनल प्रॉफिट पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हुआ 320 रुपीज़। अब क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट अगर हम निकालें तो वो कितना हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट अगर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट इंटू 100% इंटू 100 परसेंटेज। इतना परसेंटेज में प्रॉफिट ये होगा क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट पे, टोटल इन्वेस्टमेंट पे कोई भी प्रॉफिट हुआ है। तो 320 का प्रॉफिट हुआ कितने के इन्वेस्टमेंट पे, 16,000 के इन्वेस्टमेंट पे, इंटू 100%। 2020 यहाँ से कैंसिल कर देंगे अगर जो हम इस 20 को इसको रफ में करना है, तो ये हो गया 160 और ऊपर हो गया 320। तो अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 2% का प्रॉफिट हुआ, 2% प्रॉफिट आंसर। ठीक है, यहाँ से पता चल गया कि 320 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ और 320 कितना परसेंट है 16,000 टोटल इन्वेस्टमेंट का, तो 2% है। मीन्स 2% का अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ कब, जब हम एक आइटम को 4% का नुकसान पे बेचे हैं और दूसरे को 8% का प्रॉफिट पे बेचे हैं, तो अल्टीमेटली 2% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ से प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते तो और एक मेथड था जो कि थोड़ा सा लेंदी होता, उसमें क्या होता, 120 के लॉस पे वीसीआर को बेचा है तो वीसीआर का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 8,000 माइनस 320 इतना हो जाता। दूसरा क्या है, टीवी का सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है, 8,000 प्लस 640, क्योंकि इसको प्रॉफिट में बेचा है। तो दोनों का सेलिंग प्राइस अगर हम ऐड करते तब जो वैल्यू आता वो 16,000 से कितना ज़्यादा है उससे माइनस करके पता चल जाता, तब भी 320 आ जाता। लेकिन उतना लेंदी करने का जरूरत नहीं है, एक में इतना का नुकसान हुआ इतना का प्रॉफिट हुआ है, तो इससे हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ। जैसे कि आप अगर आपके पास 2 आर्टिकल है या 3 आर्टिकल है, एक को आप मान लेते हैं दोनों 100 रुपये का है, आपके पास कोई सामान है, 2 सामान है, दोनों 100 रुपये का है। एक को आप 20 रुपये फ़ायदे में बेचते हैं और दूसरे को 10 रुपये के नुकसान में बेचते हैं। तो अल्टीमेटली आप बता सकते हैं ना कि 20 एक में फ़ायदा हुआ, दूसरे में 10 का नुकसान हुआ है, तो फिर भी 10 रुपये का फ़ायदा हो गया है, क्योंकि 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10। तो 10 रुपये का अल्टीमेटली आपको फ़ायदा हो गया है टोटल 200 के सामान पे। तो वही चीज़ यहाँ कर रहे हैं कि एक में प्रॉफिट हुआ है 640 का, लॉस हुआ 320 का, प्रॉफिट में से लॉस को माइनस कर देंगे तो फाइनल प्रॉफिट पता चल जाएगा कि 320 का अल्टीमेटली प्रॉफिट ही हुआ है और उससे उसका परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन 5 हो गया। अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन, लेकिन वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो रहा है, लंबा हो रहा है वीडियो, इसलिए हम अब 6th क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना।
अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।